हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएनए नर्सिंग एकेडमी। आज हम देख रहे हैं अस्थमा के बारे में। इसकी कंप्लीट डिटेल्स की अस्थमा क्या होता है, उसका क्या मैनेजमेंट है, उसकी एक क्विक रिवीजन लेते हैं। अस्थमा अस्थमा क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो हमारी रेस्पिरेटरी पैसेज है उसमें ब्रोंकियोस्पाज्म हो जाते हैं। ठीक है, ब्रोंकियोस्पाज्म का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, देखिए इस तरह से जो हमारा पैसेज है वो पूरा ओपन होता है। ठीक है, ताकि अच्छे से एयर पास आउट हो। ये नॉर्मल पास से एयरवे है। इसमें क्या है, जब अस्थमैटिक एयरवे होता है तो जो ये इसकी है, ये मसल्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और जो पैसेज है वो नैरो हो जाता है और धीरे धीरे वो इतना ज्यादा नैरो हो जाता है कि उसमें से जो एयर है वो अच्छे से पास नहीं हो पाती। ठीक है, तो अस्थमा होता क्यों है? ये एक इन्फ्लामेटरी क्या बोलते हैं, प्रोसेस है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि एक एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होता है। टाइप 1 एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होता है किसी भी एंटीजन से, बट दिस इज रिवर्सिबल। ठीक है, इसमें और सीओपीडी में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि ये रिवर्सिबल होता है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, जैसे ही कोई एंटीजन एंटर करता है हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में, जैसे ही कोई एंटीजन हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में एंटर करता है तो क्या होता है कि जो ब्रोंकाइज की एपिथेलियल सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, ज्यादा परमिएबल हो जाते हैं। और ज्यादा परमिएबल होते हैं तो वो क्या करते हैं, परमिएबल होने की वजह से सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं। किसके? म्यूकस के सिक्रीशंस इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज। और जब म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहां का जो स्मूथ मसल्स होती हैं उनमें एडीमा होता है और एयरवे नैरोइंग हो जाता है। इसकी वजह से वहां पे क्या होता है कि इंफ्लामेटरी मेडिएटर्स रिलीज किए जाते हैं। कौन से इंफ्लामेटरी मेडिएटर्स? सीरोटोनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन ये क्या करते हैं, ये और ज्यादा ब्रोंकियोस्पाज्म कॉज करते हैं वहां पे। और वो जो पूरी मसल्स है वहां पे, स्मूथ मसल है, उनकी नैरोइंग होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो एयर एक्सचेंज है वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस तरह से पैथोफिजियोलॉजी होती है अस्थमा की। यानी कि जब भी कोई एंटीजन होता है हमारी बॉडी उसे एज अ आउटसाइडर एंटीजन को तो ट्रीट ही किया जाता है, तो इमीडिएटली वो क्या करते हैं कि एपिथेलियल सेल सिक्रीशन इंक्रीज कर देती है। सिक्रीशन इंक्रीज होता है तो म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाता है। उसकी वजह से वहां पे जो ये जो मेडिएटर्स होते हैं वो एकदम से एक्टिवेट हो जाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन और सीरोटोनिन। उसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे ब्रोंकियोस्पाज्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो एयरवे है वो नैरोइंग हो जाती है उसकी। और नैरोइंग एयरवे होगा तो वहां पे एयर जो एक्सचेंज होना है वो कम हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। अब इसके कॉजेज क्या होते हैं? अब कॉजेज क्या है अस्थमा के? एक तो एयर पोल्यूशन। देखो जब भी एयर पोल्यूशन होता है तो एक बहुत बड़ा कॉज है एयर पोल्यूशन अस्थमा का। सेकंड होता है डस्ट। बहुत ज्यादा डस्ट होती है, कुछ सीजन्स ऐसे होते हैं जिस टाइम पे, जैसे गेहूं की कटाई वगैरह होती है, उस टाइम पे भी अस्थमैटिक अटैक्स होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एयर में जो वो होता है इसका एलर्जेंस अवेलेबल होते हैं हमेशा। ठीक है, ठीक है, तूड़ा वगैरह जो होता है उससे भी एलर्जी होती है। तो कोई एलर्जेंस होते हैं, स्पेसिफिक एलर्जेंस होते हैं जिनसे हमें एलर्जी हो सकती है। इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से, जैसे ही सीजन चेंज होता है लोगों को अस्थमा का अटैक हो सकता है। ठीक है, वेदर और टेम्परेचर की वजह से, जैसे ही कोल्ड सीजन आते हैं तो उनमें ये जो एपिसोड्स हैं अस्थमा के वो इंक्रीज हो जाते हैं। फिर जेनेटिक्स। जेनेटिक भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रेंड्स, क्योंकि कई बार ये क्या होता है, कोई रीजन नहीं होता बट एक टाइम के बाद शुरू हो जाता है बच्चों में भी होना। तो जेनेटिक्स में भी ये एक मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर भी है अस्थमा। अगर पेरेंट्स को है तो बच्चों को भी हो सकता है। ऑक्यूपेशन स्टिमुलाई भी होता है। कई बार हम ऐसी जगह, फैक्ट्रीज में या ऐसी जगह करते हैं जहां पे ऑलवेज कुछ एलर्जेंस अवेलेबल होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, जहां ज्यादा डस्ट का काम होता है, या फिर जैसे कॉटन के वो होते हैं, कई बार इवन कॉटन के जो वो एयर में उड़ते हैं वो भी हमें एलर्जी
करते हैं अगर आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हो। तो ऑक्यूपेशनल स्टिमुलाइज भी ऐसे होते हैं या फिर कुछ ना कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनसे हमें एलर्जी हो सकती है। तो अस्थमा के लिए मेनली हमारे इन्वायरमेंट में जो स्प्रेड होते हैं पार्टिकल्स, मेन कॉजेटिव जो ऑर्गेनिज्म मतलब एजेंट्स होते हैं वही होते हैं। उसके बाद है टाइप ऑफ अस्थमा। अस्थमा के कितने टाइप होते हैं? देखिए, सबसे पहले होता है एक्सट्रिंसिक अस्थमा। इसका मतलब होता है जब डस्ट या पॉलन ग्रेन से अस्थमा का अटैक हुआ हो। उसके बाद होते हैं यानी कि इस एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है जो बाहरी रीजंस की वजह से होता है। जैसे बाहर में डस्ट है या पोलन है, ये तो बाहर वाली चीजें होती है ना, इनकी वजह से अगर कुछ हुआ है तो। इंट्रिंसिक का मतलब होता है अंदर की चीजों से, पहले से आपको कोई इन्फेक्शन चल रहा है या स्ट्रेस है, स्ट्रेस भी बहुत एग्रावेट करता है अस्थमा की कंडीशन को। उसके बाद होती है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा, यानी कि कई लोगों में क्या होता है कि जब वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद भी उन्हें अस्थमा का अटैक हो सकता है। ठीक है, स्विमिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, एकदम से उनका जो एयरवे है वो नैरो होके या उसमें ब्रोंकियोस्पाज्म स्टार्ट हो जाते हैं। उसके अलावा क्या है, नोक्टर्नल अस्थमा। नोक्टर्नल का मतलब होता है नाइट में हो रहा है। ठीक है, कुछ लोगों को सिम्टम कब वर्स होते हैं? नाइट पे। दिन में बिल्कुल अच्छे होते हैं, जैसे ही सोने के लिए जाते हैं बहुत ज्यादा कफिंग स्टार्ट हो जाती है, एकदम से सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है उन लोगों को। उसके बाद होता है ऑक्यूपेशनल अस्थमा, यानी कि डस्ट या फ्यूम्स अगर आपकी फैक्ट्रीज में है, इंडस्ट्रीज में है, वो लोग भी अस्थमा बहुत जल्दी डेवलप भी करते हैं और उनको इसके एपिसोड्स फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टर्म है स्टेटस अस्थमैटस। इसमें क्या होता है कि ये बहुत सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है। ठीक है, ये बहुत ही सीवियर फॉर्म होती है अस्थमा की। और इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ब्रोंकियोस्पाज्म होते हैं और बहुत ही ज्यादा कफिंग होती है, बहुत ज्यादा म्यूकस प्रोडक्शन होता है। इसमें इमीडिएट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, आप ऐसे क्लाइंट को नहीं छोड़ सकते, नॉर्मल नहीं होता, ये उससे बहुत ही सीवियर फॉर्म होती है अस्थमा की। इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, मतलब हमारे साइन एंड सिम्टम, हमें कैसे पता चलेगा कि ये अस्थमा का पेशेंट हो सकता है। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि उसको सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। वीजिंग साउंड, जब ऑस्कल्टेट करते हैं तो वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ऑलरेडी मैंने बोला शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है या डिस्निया है, हो रहा है पेशेंट को, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कफिंग, ठीक है, रिपीटेड कफिंग आती रहती है। चेस्ट टाइटनेस हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वहां की जो स्मूथ मसल है एकदम से टाइट होनी शुरू हो जाती है, तो चेस्ट टाइटनेस भी प्रेजेंट होती है इनमें। अब इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है? अब हमें पता चल गया, चलो ये सिम्टम है, कफिंग है, चेस्ट टाइटनेस है, वीजिंग है क्लाइंट को, और हिस्ट्री हमें, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि पेशेंट को, हम जब भी मेडिकल हिस्ट्री और उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उससे पूछा जाता है कि क्या हुआ था, किस वजह से ये एपिसोड एग्रावेट हुआ है, तो वो कोई ना कोई ऐसी हिस्ट्री में आपको बता देगा, जो मैंने कॉजेज में बताया था उनमें से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, जिससे आप इमीडिएटली पता कर सकते हो कि एक अस्थमैटिक केस हो सकता है। उसके बाद आती है स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री जो होती है, इनमें क्या करते हैं कि आपकी एक्सपिरेशन रेट चेक की जाती है, आप कितना ब्लो आउट कर सकते हो, कितना अच्छा आपके लंग्स परफॉर्म कर पाते हैं। पर अगर आपके वहां पे नैरोइंग है तो आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, तो इसमें स्पायरोमेट्री टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद क्या होता है, ब्रोंकियोडायलेटर्स रिवर्सिबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को जब ये अटैक होता है तो ब्रोंकियोडायलेटर्स दिए जाते हैं और उसके बाद जो सिम्टम्स हैं वो रिलीव हो जाते हैं। इसका मतलब है ब्रोंकियोडायलेटर्स रिवर्सिबिलिटी टेस्ट पॉजिटिव आया है, मतलब वो रिएक्ट उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है ट्रीटमेंट को, तो अस्थमा के लिए। और आईजी लेवल टेस्ट बढ़ जाते हैं। ठीक है, जब बॉडी में ये जो मेडिएटर्स रिलीज होते हैं, सीरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, तो इनके साथ क्या होता है, आईजी जो होती है हमारी वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इसके भी टेस्ट चेक करवाए जाते हैं कि ये रेज आएंगे या नहीं। उसके बाद होता है सबसे इंपॉर्टेंट इसका मैनेजमेंट, इसको मैनेज कैसे करना है। देखो, इसका जो फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट होता है वो होता है ब्रोंकियोडायलेटर्स। ओके, ब्रोंकियोडायलेटर्स हम क्यों देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी
जो हमारे लंग्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो गए हैं, वहां पे ब्रोंकियोस्पाज्म है, कंस्ट्रिक्शन हो गई है। जैसे ही आप ब्रोंकियोडायलेटर्स देते हो तो ब्रोंकियोडायलेटर से क्या होता है, वो डायलेट हो जाते हैं, ठीक है। जो एयरवे है हमारा वो डायलेट हो जाता है और जो एयर एक्सचेंज है वो इजीली होने लग जाती है और सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं। इसमें जो फर्स्ट लाइन और मेन मेन मेडिसिन है जो उसमें दी जाती है, ड्रग ऑफ चॉइस बोलो अस्थमा की या कुछ भी, ये बीटा 2 एगोनिस्ट, जिनको सिंपैथोमिमेटिक्स भी कहा जाता है, सिंपैथोमिमेटिक्स और बीटा 2 एगोनिस्ट। इसका एग्जांपल है एल्ब्यूट्रॉल, ठीक है, ये फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है। उसके बाद एंटीकोलिनर्जिक्स देते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह वर्क करते हैं। इसमें क्या होता है, हमारी हार्ट रेट तो इंक्रीज होती है बट जो हमारा एयरवे है वो डायलेट हो जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है इप्राट्रोपियम। उसके बाद आ देते हैं मिथाइल ज़ैंथीन, ठीक है, इसका है थियोफाइलिन। ये थोड़ी सी टॉक्सिक ड्रग होती है बट ये जो एंजाइम होता है ये भी हमारी जो ब्रोंकियो मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं, उनको रिलैक्स करने में हेल्प करता है। तो ये सब हैं, ये 3 टाइप्स ऑफ ब्रोंकियो डायलेटर्स हैं। इनको और क्या बोला जाता है, BAM, इनको बैम के नाम से बोला जाता है। बी बोले तो बीटा एगोनिस्ट, ए से एंटी कोलिनर्जिक एंड एम से मिथाइल ज़ैंथीन। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट ब्रोंकियोडायलेटर्स है। उसके बाद आती है एंटी इंफ्लामेटरी यानी कि स्टीरॉइड्स, ठीक है। इसमें स्टीरॉइड्स भी दिया जाता है क्योंकि इन्फ्लामेशन की वजह से भी ये होता है और हमें इन्फ्लामेशन कम करनी है। तो क्या होती है, क्योंकि हमारी बॉडी क्या दे रही है, एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन प्रोड्यूस कर रही है ना एंटीजन के लिए, तो हमें इन्फ्लामेशन कम करना है, तो हम स्टीरॉइड्स देते हैं। ब्यूडिसोनाइड होगी, एफकॉर्लिन हो गया, ये सब दिया जाता है। उसके बाद आती है एंटी आईजीई एंटीबॉडी, क्योंकि आईजीई इंक्रीज होती है तो उसके लिए हम एंटी आईजीई एंटीबॉडी देते हैं, जिसमें आता है ओमेलिजुमाब, ठीक है। उसके बाद आता है ल्यूकोट्रिन्स एंटागोनिस्ट, उसका एग्जाम्पल क्या है, मोन्टेल्यूकास्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें क्या होता है, ये म्यूकोलाइटिक एजेंट्स ये सब हम क्यों देते हैं, ताकि जो म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है वो मिनिमम हो जाए, क्योंकि इसमें क्या होता है, थिक म्यूकस प्रोडक्शन होता है और वो और ज्यादा उसको जो हमारा एयरवे है उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेक्टोरेंट्स दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स, एंटीटसिव, डीकंजेस्टेंट्स, ताकि जो म्यूकस प्रोड्यूस भी हुआ है उसको हम एक्सपेक्ट आउट कर सकें, ठीक है, बाहर निकाल सकें। तो उसके लिए ये सारी भी दिया जाता है। प्लस में साथ में मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स दिया जाता है। मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स भी इसीलिए दिया जाता है ताकि हम जो मास्ट सेल्स हैं जो म्यूकस को प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको स्टेबलाइज कर सके और ज्यादा वो प्रोडक्शन ना हो। तो ये सब क्या है, लाइन ऑफ मैनेजमेंट है इस अस्थमा में। अस्थमा में जो मेनली होता है मेडिकल मैनेजमेंट ही किया जाता है। तो ये सब है फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक। इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट होता है तो हमें लाइक और कमेंट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।